है आपका पहला क्वेश्चन। मैं यहाँ पर मार्कर को एक बार चेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चंस बोल रहा है कि वाइगॉत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अरे भाई, सभी लोग जानते हैं आप लोग कि वाइगॉत्स्की ने समीप दुरामुखी या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, ये वो दायरा है जहां पर किसी वयस्क व्यक्ति के द्वारा थोड़ी सहायता देकर बालक की नॉलेज के विस्तार या दायरे को थोड़ा सा इंक्रीज कराया जाता है, या थोड़ी दूरी बच्चा और तय कर लेगा तो उसका दायरा बढ़ जाएगा। बच्चा उतना ही सीख पाएगा, लेकिन जो उसकी क्षमताओं में होगा उससे परे होकर काम कराओगे तो नहीं सीख पाएगा। तो अपनी क्षमताओं में ध्यान में रखते हुए उसके दायरे को थोड़ा सा इंक्रीज कराना, मदद के माध्यम से जो उसका दायरा है जो किसी वयस्क व्यक्ति की सहायता से बनता है, और बच्चा क्या काम स्वयं कर सकता है, दोनों जोन के अंतर को ही हम लोग जेडपीडी के नाम से जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, नहीं भाई, ये बिल्कुल नहीं होगा आपका। बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? और जबकि जेडपीडी में समीपस्थ में हम ये देखते हैं कि बच्चा क्या कर सकता है और उसको सहायता के द्वारा बालक क्या कर पाएगा। तो दो चीजों के अंतर को हम लोग यहां पर सी वाला विकल्प है, सी फॉर कैलकाटा, यहां पर 100% राइट होगा कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से क्या किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच के अंतर को हम लोग जेडपीडी के नाम से जानते हैं। बड़ा अफसोस है कि यहाँ पर आप लोग यहाँ पर डी आंसर दे रहे हैं। बड़ा अफसोस है कि आप लोगों का डी आंसर आ रहा है, यहाँ पर सी आंसर है। लगता है कि आप लोग जेडपीडी को नहीं समझ पाए। आइए यहाँ पर मैं जेडपीडी को थोड़ा बहुत समझाने का एफर्ट करता हूँ। देखिए, जैसे मान के चलिए कि अभी निकटतम आपका सीटेट का एग्जाम है और लास्ट ईयर आपने सीटेट का एग्जाम दिया, आप 88 पे अटक गए, आपने अपने तरफ से काम किया, लेकिन जैसे ही आपको थोड़ी सी मदद अगर मिल जाए तो बच्चा 88 से जब मदद मिली तो वो 90 पर पहुंच गया और एग्जाम को पास कर लिया। यानी कि बालक के दायरे में जो 2 मीटर की वृद्धि हो गई या 2 अंक की वृद्धि हो गई किसी की मदद से। तो मदद वाला व्यक्ति यहां पर है, मान के चलिए टीचर, जबकि 88 तब आए थे जब बच्चे ने स्वयं, स्टूडेंट ने स्वयं एफर्ट किया था। तो यहां पर देखो 90 तक पहुंचा, पहले 88 तक था, तो ये 2 अंक का इंक्रीमेंट जो हो गया, दायरा बढ़ गया, वही तो जेडपीडी है। और 2 अंक का देखो, ध्यान से देखोगे, 90 में से 88 घटाओगे तब जाके आपको 2 प्राप्त होगा। इधर घटाने का पर्पस आपका केवल और केवल इतना है कि 90 तब आया था जब यहां पर टीचर ने आपकी सहायता करी थी, 88 तब आया था जब स्टूडेंट स्वयं करता था। तो टीचर के सहयोग वाला ये लाइन है, बालक के द्वारा किया गया ये लाइन है, दोनों को घटा दोगे तो 2 आ जाएगा। और यही जो 2 है ये दिखाई दे रहा है, ये जो बढ़ गई दूरी, यही आपका जेडपीडी है। इस चीज को ध्यान में रखना है। उम्मीद कर रहा हूं अब आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। यहाँ पर शुभांशु है, विनोद है, आंसर गलत मत करना, गलत कर लो तो कॉन्सेप्ट को समझ लेना, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आएंगे। और यहां पर क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। स्मृति यानी कि मेमोरी, इतनी बात आपको समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अगर आपने सुपर टेट पढ़ा या यूपी टेट पढ़ा तो वहां पर स्मृति टॉपिक आता है, मेमोरी वाला टॉपिक आता है और भूलने वाला टॉपिक आता है। वहां पे वुडवर्थ का नाम आएगा ही आएगा, क्योंकि वुडवर्थ ने स्मृति के 4 सोपान दिए थे और 4 सोपान में इनमें से कौन सा नहीं है। राइट आंसर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपका बहुत शानदार प्रश्न है, यहां पर ध्यान रखिएगा। सर ऑफलाइन क्लास ओपन है? जय किशन यादव बिल्कुल ओपन है, यहां पर बिल्कुल ओपन है। देखिएगा, वुडवर्थ ने तर्क करना नहीं बताया, इनके 4 सोपान में तर्क करना शामिल नहीं है। आप यहां पर डी आंसर लगाइएगा। आइए यहां पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को नोट कराऊंगा, जब तक नोट नहीं करेंगे तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये रहे आपके वुडवर्थ साहब
और वुडवर्ड साहब ने मेमोरी पर बात करी। अरे भाई, कोई भी चीज मेमोरी में तब रहेगी जब सबसे पहले आपने सामने वाली विषय वस्तु पर क्या लगाया होगा, ध्यान लगाया होगा, अवधान, फोकस किया होगा, है ना, अवधान किया होगा। सीखने में अवधान किसका करोगे, जो चीज सीख रहे हो, यानी कि अधिगम का। यानी कि कोई चीज मेमोरी में रहेगी तो सबसे पहले उस चीज को आप सीखते हो, फोकस करते हो। फोकस करने के बाद जो आपने ध्यान से देखा वो आप उसको संचित करोगे, ताकि भूलो ना। संचित का अर्थ होता है धारण, जिसको हम लोग स्टोर के नाम से जानते हैं, यानी कि सारी चीजें स्टोर हो जाएं, जैसे सीपीयू में स्टोर होती हैं। अब स्टोर हो गई, अब आप एग्जाम में जाते हो चीजों को याद करने के लिए, तो रिकॉल करोगे, यानी कि पुनर्उत्पादन, या हम ये कह सकते हैं इसको पुनः रिकॉल करना, पुनः याद करना, ये है आपका रिकॉल। और रिकॉल इसीलिए कर रहे हो ताकि आप पहचान सको कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। तो इन 4 सोपान में आपका वो देखने को नहीं मिलेगा जो आपके सामने लिखवाया है। तो ये रहे आपके सामने सेकंड क्वेश्चन। उम्मीद कर रहे हैं यहां तक आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस में, और अगला क्वेश्चंस आपका ये रहा आपका 3rd नंबर पर। शेयर भी करते हुए चलिएगा। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? दीजिएगा यहां पर राइट आंसर। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए यहां पर किया जाता है? यहां पर प्लीज आंसर दीजिएगा। व्यक्तित्व के लिए, रुचि के लिए, बुद्धि के लिए, अभी क्षमता के लिए? प्लीज यहां पर राइट आंसर है, क्या होने वाला है तीसरे का? अरे भाई, भाटिया बैटरी जो परीक्षण था, अगर आप यूपी टेट पास करके आए हैं तो भाटिया बैटरी परीक्षण बुद्धि से रिलेटेड है, ध्यान रखना। और ये एक शाब्दिक परीक्षण नहीं है बुद्धि ज्ञात करने का, ये एक निष्पादन परीक्षण है, यह एक क्रियात्मक परीक्षण है, जहां बालकों से कुछ टास्क कराए जाएंगे और टास्क के आधार पर चेक किया जाएगा कि आपके अंदर कितनी बुद्धि होगी। तो भाटिया बैटरी परीक्षण आपका बुद्धि से रिलेटेड है। हर एक बच्चा यहां पर सी विकल्प का यहां पर राइट आंसर लगा ले, सारे के सारे लोग यहां पर सी आंसर लगाएंगे, बेहतर आंसर होगा आपका। और एक बात और, ये भाटिया बैटरी परीक्षण के अंदर 5 टेस्ट और बनाए गए हैं, जिनको हम 5 उप परीक्षण के नाम से जानते हैं। कई बार तो यही पूछा गया कि साहब ये भाटिया बैटरी परीक्षण जो है वो बुद्धि से रिलेटेड तो है, लेकिन इसके अंदर कितने टेस्टों को, उप परीक्षणों को शामिल किया गया है? तो 5 टेस्ट हैं। कोबलॉग है, अलेक्जेंडर है, वो आगे हम लोग देखेंगे। 5 टेस्ट से नवीन प्रश्न बनाएंगे। अभी आप यहां पर इतना ध्यान में रखिएगा, उम्मीद करता हूं यहां तक। आगे आएंगे 4थे नंबर के प्रश्न पर। ज्योति है, आप लोग कमेंट करते रहिएगा, यहां पर ध्यान रखिएगा। बता नहीं रहे कि आप लोग कैसे हैं, सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। ज्योति यहाँ पर, ऑफेक्स शुभांशु है यहाँ पर, हरिओम है यहाँ पर, ज्योति हैं। बच्चे यहाँ पर एक आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि देखिएगा कि आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर डेली प्रेजेंट होता हूँ, और मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम यहाँ पर आती है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेहतर है, कहाँ आपको गुणवत्ता से युक्त आपको सामग्री यहाँ पर परोसी जा रही है। तो अगर आपको लग रहा है तो प्लीज मेरा निवेदन स्वीकार करते हुए आप लोग इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप ही के साथ और लोग भी जुड़ेंगे तो इससे हम लोग की भी ग्रोथ होगी यहाँ पर, इसलिए बोल रहा हूं मैं इस बात को। आगे बढ़ते हैं, चलिए। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक, अरे साहब पूर्व संक्रियात्मक जो होता है 2 से 7 वर्ष का चरण है, और 2 से 7 वर्ष के चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? यहां पर ध्यान रखिएगा, दीजिएगा यहां पर 4थे में यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है? पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? देखते हैं कितने लोग यहां पर राइट आंसर देंगे। क्या कर पाते हैं? 2 से 7 वर्ष की बात है। प्रतिलोम का अर्थ पता है क्या होता है? पलट देना, और पलटाभी वाली विशेषता 2 से 7 में नहीं आती, 7 से 11 में आती है। पलटाभी का अर्थ होता है, जैसे मैं आपसे बोलूं भारत की राजधानी दिल्ली, अब एक 7 से 11 वर्ष का बच्चा होगा, इसको पलट सकता है, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो ये पलटने का, जिसे हम प्रतिलोम या रिवर्स कहते हैं, रिवर्स की विशेषता 2 से 7 में नहीं होती, 7 से 11 में होती है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। अरे क्रम से लगाना
और वर्गीकरण करना ये भी 7 से 11 में है, मूर्त में है, ये भी नहीं हो सकता। कंजर्व करना, संरक्षण करना, ये भी आपका 7 से 11 में है, मूर्त में है। यानी कि सिंपल और सिंपल फंडा है कि बच्चे 2 से 7 वर्ष में, जैसा कि आपने देखा होगा, गुड्डे गुड़िया, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, हाथी, याद है भानु प्रताप वाली मूवी थी चल मेरे घोड़े, याद हो आ रहा होगा आप लोगों को से, गुड्डे से दुल्हन, दूल्हा दुल्हन वाले जो खिलौने जो होते हैं, झाड़ू पर बैठ के उड़ जाना, ये आपके प्रतीक बन जाते हैं, आपके ध्यान रखिएगा। तो प्रतीकों के द्वारा मस्तिष्क में प्रतीक धारण करना, उन प्रतीकों का इमेज बना लेना, इनके द्वारा खेल आपको देखने को मिलेंगे आपके 2 से 7 में, पूर्व संक्रियात्मक में। इसलिए आपका बी विकल्प आपका बिल्कुल और बिल्कुल यहां पर सही होने वाला है। सारे के सारे लोग यहां पर लगा लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आएंगे। 5वें प्रश्न पर आते हैं। यहां पर कोहलबर्ग बोल रहा है, यहां पर कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होता है? यहां पर ध्यान से दीजिएगा। कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होगा? यहां पर 4 विकल्प आपके सामने हैं और 4 विकल्प है। यहां पर राइट आंसर देने का एफर्ट करेंगे। देखो, व्यक्ति केवल और केवल अपनी आवश्यकता देख रहा है। अपनी आवश्यकता यानी कि अपना स्वार्थ, यानी कि अपना हित। मम्मी ने जैसे बोला कि ये काम कर दो बाजार से, तो बच्चे ने बोला मुझे बदले में क्या मिलेगा। तो बच्चे स्वार्थ से केंद्रित हैं, ईगो सेंट्रिक हैं। कोई ने कुछ बोला तो बोलेगा मुझे बदले में क्या मिलेगा, यानी कि ईगो सेंट्रिक, स्वयं का स्वार्थ, आत्म केंद्र को ध्यान में रखते हुए आदान प्रदान वाली बात की गई है। यहां पर क्या आंसर होने वाला है, प्लीज आंसर देंगे। औपचारिक तो कोहलबर्ग ने बताया ही नहीं है। यहां पर राइट आंसर है कितने लोगों का, देखते हैं कितने लोगों का सही आ रहा है, यहां पर देखेंगे। अरे भाई, ए विकल्प आपका बिल्कुल और बिल्कुल 100% आपका सही होगा। सारे के सारे बच्चे यहां पर ए फॉर एप्पल यहां पर राइट आंसर लगाए। देखते हैं कितने लोगों का ए आ रहा है। ए आ रहा है। अरे भाई याद करिएगा, मैं अगली स्लाइड में बना के दिखाता हूं, यहां पर बिल्कुल याद आएगा। ये लिखा हुआ है पूर्व प्रथागत कोहलबर्ग का लेवल 1, ये लिखा है कोहलबर्ग का पूर्व परंपरागत। ठीक है, इसको बॉस हमने 2 भागों में बांटा था, याद करिए। ये स्टेज 1 है, ये साहब आपका स्टेज 2 है। स्टेज 1 में तो बच्चा दंड से बचने के लिए क्या करता था, बातों को मान लेता था। जबकि यहां पर देखिएगा, इसको हम लोगों ने बोला था आदान प्रदान के नाम से, इसको बच्चे हमने यांत्रिक सापेक्ष के नाम से जाना था, और इसी वाले को हम लोग स्वार्थ के नाम से जानते हैं। बच्चा केवल और केवल अपना स्वार्थ, अपनी आवश्यकता, या इसी वाले को हम लोग टिट टैट के नाम से जानते हैं, जैसे को तैसा। यानी कि ध्यान रखना, कल तुमने मेरे को पराठा दिया था, आज मैं तुमको दूंगा। आदान प्रदान, स्वार्थ, अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए। अब आप लोगों को मुझे लगता है आंसर मिल गया होगा। इसी के साथ आप लोग राइट आंसर लगाएंगे। पूर्व प्रथागत या पूर्व परंपरागत या पूर्व नैतिक की अवस्था यहां पर ध्यान रखेंगे। ठीक, अब क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर आप कर लिए होंगे, आंसर लगा लिया होगा, आगे पे आएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आइएगा। यहां पर क्या बोल रहा है, देखो, बोलता है यहां पर क्रेसमन ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? यहां पर 4 विकल्प आपके सामने हैं और यहां पे राइट 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 आंसर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। यहां पर सारे के सारे लोग छठे में, यहां पर क्या आंसर होने वाला है? क्रेचमन ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकरण किया है? अरे भाई, सेल्डन और क्रेचमर, पूजा यादव है यहां पर। आइए यहां पर सेशन में जुड़ जाइए। छठे का आंसर क्या रहा है? पूजा, कुलदीप, बिल्कुल बात सही है। अरे भाई, एक नाम आपने देखा होगा, सेल्डन हुआ करता था। दूसरा ध्यान में रखिएगा, एक क्या होता है आपका, क्रेचमर हुआ करता था। इन दोनों ने ही
शरीर की कद काठी बनावट के आधार पर कि आप मोटे हो पतले हो, उसके आधार पर अपना सिद्धांत दिया था, तो दुर्बल भी है, सुडौल भी है, गोलकाय भी है, यानी कि सारे के सारे लोग यहां पर शामिल किए जाएंगे। सारे बच्चे यहां पर देख पा रहे होंगे, सटीक आंसर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का यहां पर छठे का यहां पर डी बिल्कुल और बिल्कुल सही आएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर 7वें नंबर का क्वेश्चन है। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, यहां पर क्या बोल रहा है दीजिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है, निम्न में से किसने व्यक्तित्व की एक विशेषता सिद्धांत ट्रेड थ्योरी प्रस्तावित नहीं की? किसने ट्रेड थ्योरी नहीं दी थी? 7वां प्रश्न है, ज्योति है यहां पर, सारे लोग यहां पर आंसर देंगे। यहां पर क्या होने वाला है, हाँ 7वें का। अरे भाई आइजेंग के बारे में भी ध्यान रखना, ट्रेड का अर्थ होता है शील गुण। वैसे तो शील गुणों का पिता अगर कोई माना गया है तो वो अल्पोर्ट माना गया है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना अल्पोर्ट के बाद कैटल ने भी शील गुणों का सिद्धांत दिया है, आइजेंक ने भी दिया है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, अल्पोर्ट को शील गुणों का क्या माना जाता है, पिता या फादर माना जाता है। यानी कि 3 तो सही है, लेकिन अल्बर्ट बंडूरा ने नहीं दिया, क्योंकि अल्बर्ट बंडूरा ने तो अपना जो भी सिद्धांत दिया था वो सामाजिक अनुकरण अवलोकन का सिद्धांत दिया था। हमको उम्मीद है यहां पर अल्बर्ट बंडूरा की बात आपको याद आ पा रही होगी। यहां पर हाँ, इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बड़े दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं। अरे यार, अल्बर्ट बंडूरा ने सिद्धांत गुड़िया पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, हिंसात्मक व्यवहार प्रदर्शित किया था, याद करिए। और बच्चे वही सीखते हैं जो समाज में देखेंगे, उसका अनुकरण करेंगे, नकल करके सीखेंगे। तो अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार हमने ये भी बोला था कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनके सामने अच्छी चीजें कही जाएंगी तो बच्चे उन चीजों को देखकर अनुकरण करके मॉडलिंग व्यवहार सीखेंगे। मॉडलिंग व्यवहार का सिद्धांत भी अल्बर्ट बंडूरा का ही सिद्धांत माना गया है, यहां पर ध्यान रखिएगा। हाँ, यहां पर तरल, भैया इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यहां पर बोल रहे हैं तरल, तरल एवं ठोस बुद्धि, तरल एवं ठोस बुद्धि। यहां पर एक बच्चे ने पूछा है कि ये तरल सिद्धांत किसने दिया है, तो ध्यान रखना, मैं बता देता हूं कि तरल एवं ठोस बुद्धि जो है वो सिद्धांत जो है महोदय आपके कैटल ने दिया है। कैटल के साथ एक व्यक्ति और थे जिनका नाम है हॉर्न, लेकिन सामान्यतः आपको यही बताना है कि सिद्धांत कैटल ने दिया है। तरल का अर्थ होता है द्रव, तरल यानी कि फ्लूइड, और ठोस यानी कि पत्थर। और पत्थर के लिए यहां पर जो शब्द आया है स्फटिक, स्फटिक ठोस होता है, इसलिए इसके लिए क्रिस्टल शब्द आया है। तो ये भी हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अल्पोर्ट ने दिया इंडियन एजुकेशन सिस्टम, लेकिन बाकी भी नाम ध्यान में रखना है। वक्त बदल रहा है तो क्वेश्चंस में भी आप लोगों को थोड़ा सा गंभीरता से गहराई तक जाएंगे, तब आप लोग बेहतर से बेहतर सीख पाएंगे। 8वें पर आते हैं, यहां पर क्या बोलता है 8वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। एक बच्चा जो ग्रस्त है वह 100 आवाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर कर दे, मैं अंतर नहीं कर पाता। यहां पर क्या होने वाला है ये प्रश्न देखिएगा। सर, मेरा सिलेक्शन एसएससी सीएचएसएल एलडीसी पोस्ट पर हो चुका है। इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए सारे के सारे बच्चे यहाँ पर हैं, उनको शुभकामनाएं दीजिए। और मैं भी, ऐसे बच्चे आते हैं तो उनके लिए प्रशंसा के पात्र हैं, बिल्कुल बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपका एसएससी सीएचएसएल एलडीसी पोस्ट पर इनका सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर इनका नाम तो नहीं पता, लेकिन इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, इनको सभी शुभकामनाएं दीजिए, इनके लिए पुरस्कारित करिए, इनको तारीफ करिए इनकी। चलिए, क्या आंसर होने वाला है यहाँ पर? अरे सीधी सी बात है, अरे बच्चे थोड़ा सा ध्यान से, डिसलेक्सीमिया ये गलत है, प्रोनाउंसिएशन पे जाइए। यहाँ पर ये आपका डिसलेक्सिया होगा। देखो पढ़ने में कितना गड़बड़ हो रहा है,
डिसलेक्सीमिया नहीं, केवल और केवल डिसलेक्सिया। हो गया गड़बड़ यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक से, छोटी सी मिस्टेक बच्चे यहाँ पर क्या करके उनको लगा ये भी डिसलेक्सिया लिखा हुआ है, ये भी डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया डी वाला लिखा हुआ है, ऊपर जाइए डिसलेक्सीमिया, गड़बड़ हो गया, केवल और केवल डिसलेक्सिया यहाँ पर राइट आंसर होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब भाई डिसलेक्सिया में होता क्या है, सामने हम लोग जब कुछ पढ़ते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिसलेक्सिया को पठन वैकल्य। और जब एक बात बताओ, जब पढ़ोगे तो पढ़ क्या रहे हो, वो शब्द ही तो हैं, वो शब्द क्या है, वर्तनी तो है, यानी कि पढ़ने की दिक्कत, क्योंकि पढ़ते समय जो आप पढ़ रहे हो और वो जो शब्द पढ़ रहे हो वो है क्या, चिन्ह, यानी कि ध्वनि का चिन्ह के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता, और ना बन पाने के कारण आपको शब्द उल्टे सीधे नजर आते हैं। जैसे 100 का आप वॉस पढ़ोगे, ये आपका एग्जाम्पल बिल्कुल फिट हो गया, ये आपका डिसलेक्सिया से है। और ध्यान रखना, मॉर्फिया का अर्थ तो बनावट से रिलेटेड होता है, जब किसी का आकार बनावट में अचानक से कुछ परिवर्तन होने लगे या भ्रम होने लगे तो वो आपका उससे रिलेटेड है, डिसमॉर्फिया से। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उम्मीद कर रहे हैं यहां पर आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, 9वें नंबर का प्रश्न है, और 9वें नंबर का प्रश्न है इसीलिए मैं आ नहीं पाता क्लास से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर सिगमंड फ्राइड के अनुसार लिखा हुआ है, हमारे मूल्यों का आंतरिकरण डैश 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 में होता है। पहले तो पूरा नाम ध्यान में रखना दोस्तों, क्या है यहां पर, सिगमंड फ्राइड। और सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक, सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया, इस बात को ध्यान रखना। और अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में ये मूल्यों का आंतरिकरण कहां से आएगा बताइएगा। आंसर गलत देते हुए कुछ बच्चे सी दे रहे हैं, कुछ बच्चे डी दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं इसका आंसर आपका सी बिल्कुल और बिल्कुल सही है। कितने लोगों का सी आ रहा है, परा अहम बताएंगे। अब मैं समझा देता हूं, क्योंकि बिना समझाए इसको आप कर नहीं पाएंगे, है ना। क्या है मामला, देखिएगा देखिएगा दोस्तों, ये रहे आपके सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने जो सिद्धांत दिया वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत में उन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। और व्यक्तित्व का वर्गीकरण 3 भागों में किया था। एक व्यक्ति की 3 स्थिति बताई थी, 1, ये 2, ये 3। सबसे पहली है इदम के नाम से जानते हैं, दूसरी है जिसको अहम ईगो के नाम से जानते हैं, तीसरी है परम अहम या परा अहम जिसको सुपर ईगो के नाम से जानते हैं। नोट जरूर करना, नोट नहीं करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, इंग्लिश में भी ले आएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब ध्यान क्या रखना है, ये व्यक्तित्व का वर्गीकरण है 3 भागों में। अब देखो क्वेश्चंस में पूछा गया है मूल्यों की आंतरिकरण की बात करिए, तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, इदम पता क्या होता है, इदम वो स्टेज है जहां बच्चा कुछ भी अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हट करने लगे, उसको कोई चीज चाहिए तो चाहिए, यानी कि इच्छाओं के भंडारण से या दबी हुई इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पाई, यार मेरे पास ये होता, या एक छोटे बच्चे ने बोला मुझे चम्मच चाहिए, फलानी चीज चाहिए, अब वो भले ही लाख रुपए की हो, अब बच्चा नहीं जानता इसकी लाख रुपए है, उसको केवल और केवल अपनी आवश्यकता पूरी करनी है, क्योंकि उसको अपनी आवश्यकता प्राप्त करने से उसको सुख की पूर्ति होती है, कहीं से भी लाओ लाओ, वो है आपका इदम। अब कैसे आएगा बच्चा, परिणाम नहीं जानता, लाओ। अहम में बच्चा समझदार होगा कि पापा ने हमको क्यों नहीं दिलाया, और जबकि परा अहम में हम लोग नैतिक मूल्यों की बात करते हैं। नैतिक, अभी तुम बड़े नहीं हुए हो, छोटे हो, अभी थोड़ा ध्यान रखना, या चोरी नहीं करना, चोरी करना पाप है, तो ये आपका नैतिकता से जुड़ा हुआ है। अहम जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, जबकि ये अपनी इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे कि आप बड़ा खतरनाक एग्जाम्पल है यहां पर, हमको याद आ रहा है यहां पर,
हाँ ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यहां तक समझने में कोई दिक्कत हो तो प्लीज बोलिएगा एक बार। हाँ बोलेंगे तो यहां पर आप लोगों के लिए। गुरुजी नमस्ते, असलम अंसारी। असलम अंसारी साहब हैं यहां पर, असलम अंसारी। असलम अंसारी गुरुजी, सीटेट वालों को भी ध्यान दीजिए। क्या कहें अब हम आपसे, ध्यान रखा जाएगा। यहां पे तो आपको बात क्लियर समझ में आ गई होगी। हाँ यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक समझ में आ गई ना। अब जैसे मैं आपसे कहूं बैंक का ताला तोड़ दिया हमने, हमने परिणाम की चिंता करी नहीं, क्या मिला? पैसा। पैसे से क्या मिला? सुख, आवश्यकता, कुछ भी कर सकते हैं पाने के लिए, वो इदम है, इच्छाओं का भंडारण से। अहम में हम चोरी नहीं करेंगे क्योंकि चोरी करी तो हमको सजा हो सकती है, तो हमको वास्तविकता पता है क्या सही क्या गलत। जबकि सुपर ईगो में, परा अहम में हम नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, चोरी करना पाप है, नैतिकता के विरुद्ध है, ऐसी चीजों को ध्यान रखना, अध्यात्म भरी बातें वो आपका परा अहम में आएंगी। ठीक है, नहीं है, सब है यहीं पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर 10वें नंबर का क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार अहम केंद्रता क्या है? अहम केंद्रता ईगो सेंट्रिक, बालक अपने आप में। अब भाई अब यहां पर देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। 10वें प्रश्न का आंसर मैं देखना चाहूंगा कि कितने महोदय हमारे यहां पर सही करने वाले हैं। प्लीज 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 यहाँ पे राइट 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 आंसर देगा। क्या आंसर होने वाला है यहाँ पर 10वें नंबर का? क्या होगा? वाह थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए यहां पर भी आपका 100% राइट है। अरे भाई एक बात बताओ, एक बच्चा गोल गोल घूम रहा है, खड़ा, छोटे बच्चे को देखा होगा गोल गोल घूमते दौड़ते हैं तो मजा आता है उनको, खुश मुस्कुराएंगे। अब वो मम्मी को भी गोल गोल घुमाए तो मम्मी तो गोल गोल घूम के बेहोश हो जाएंगी ना। यानी कि खुद को मजा आए तो जरूरी क्या है, मम्मी को भी मजा आए। यानी कि अपनी बात वो दूसरों पर आरोपित कर रहा है कि उससे सही लग रहा है तो संसार को भी सही लगेगा। अगर वो गोल गोल घूम रहा है तो सब कुछ गोल गोल घूमेंगे। यानी कि अपने आप को सेंटर में रखते हुए विचार गढ़ना, अपने आप को सही रखना या दूसरे के विचार या बात को स्वीकार ना कर पाना ईगो सेंट्रिक है। जो प्याजे ने बताया था कि बच्चे 2 से 7 वर्ष में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ध्यान रखिएगा, प्री ऑपरेशनल में ईगो सेंट्रिक होते हैं। वो केवल और केवल स्वार्थ, अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को सही बताएंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, आप सही कर पा रहे होंगे यहां पर। ठीक है, थैंक यू। चलिए अब आप लोग आंसर कर लिए होंगे। संवेदी गामक आप जानते ही हैं, 0 से 2 वर्ष में बच्चा सुनकर, देखकर, स्मेल के द्वारा, टच के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, इन 5 ज्ञान इंद्रियों से सीखता है। बोतल को पकड़ेगा तो उसके साथ क्रिया करेगा, मुंह में चूसेगा, आपने देखा होगा ना। तो इन इंद्रियों से सीखने की एक्टिविटी संवेदी गामक। आगे बढ़ते हैं, यहां पर 11वें नंबर का प्रश्न है। ये अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग यहां पर सही कर पाएंगे। उम्मीद तो है कि आप लोग सही कर ले जाएं। 11वें नंबर का प्रश्न, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसने दिया? आप देखते हैं यहां पर कितने लोग यहां पर सही कर पा रहे हैं, कितने लोग सही कर पाएंगे। 11वें नंबर का क्वेश्चन जो है, क्या होगा सही? नहीं, ना तो लैमार्क है ना ही हैरिसन है, डार्विन आपका सही आंसर है भाई, सी। इसका अर्थ पता क्या होता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी कि इसका अर्थ पता क्या है? इस दुनिया में जो सरवाइव नहीं कर पाएगा वो नहीं जी पाएगा।
जो सरवाइव कर पाएगा वही फिट हो पाएगा। इसी को बोलते हैं सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है। जो बेस्ट है वही उस दुनिया में सरवाइव कर पाएगा। वो है आपका डार्विन का सिद्धांत, जिसे उन्होंने विकासवाद इवैल्यूएशन से जोड़ के वहां पर बताया था। यहां पर ध्यान रखना, यहां पर आप सी 100% यहां पर राइट आंसर आ रहा होगा। अब मैकडूगल के बारे में सभी लोग जानते हैं कि मैकडूगल को 14 संवेगों का और 14 प्रकार की ही जन्मजात मूल प्रवृत्तियों का पिता माना जाता है। उम्मीद पता आपको चल गया होगा जो हमने आपको बताया। यहां पर ध्यान रखना, मैकडूगल के बारे में यहां पर बेसिक सी ये चीजें जानकारी आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत? महेंद्र राजपूत हैं, हरिओम यादव हैं, किरण चौहान हैं, महेंद्र हैं, कुलदीप वर्मा हैं, ज्योति हैं, सारे के सारे लोग हैं यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12वें नंबर के प्रश्न पर आते हैं। और 12वें नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है, यहां पर ध्यान से देखिएगा। अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? क्लार्क ने? बिल्कुल नहीं। थॉर्नडाइक ने? बिल्कुल नहीं। वॉटसन ने? बिल्कुल नहीं। ये तो दोस्तों आपका फ्रेंड्स, ये आपका स्किनर ने दिया था। सारे के सारे लोग यहां पर सी आंसर लगाएंगे, स्किनर। आइए दोस्तों थोड़ा बहुत हम लोग यहां पर चर्चा कर लेते हैं। हल के बारे में ध्यान में रखना, इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो क्या कहलाया? प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत। हल का ये सिद्धांत सबलीकरण के नाम से भी जाना गया। यही सिद्धांत हल का चालक प्रणोद न्यूनता के नाम से जाना गया। इतनी बात आप, और हल पहला व्यवहारवादी व्यक्ति था, ध्यान रखना, पहला व्यवहारवादी जिसने अपनी व्यवहारवादी बातों को सिद्ध करने के लिए गणित के कुछ सूत्रों का, गणित की कुछ प्रमेय का इस्तेमाल किया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? कोई? आप थॉर्नडाइक के बारे में हम लोग कई बार आप लोगों से चर्चा कर रखे हैं कि थॉर्नडाइक तो वो थे जिन्होंने एसआर का सिद्धांत दिया, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया और बताया कि गलती कर करके सीखते हैं। सीखने में गलती करेंगे ही करेंगे अभ्यास के दौरान, जिसको हम ट्रायल एंड एरर के नाम से, और एजुकेशन में एजुकेशनल साइकोलॉजी के पिता के रूप में अगर किसी का नाम आएगा, शिक्षा मनोविज्ञान के पिता के रूप में अगर किसी का नाम आएगा, तो आप ध्यान रखिएगा वहां पर थॉर्नडाइक का नाम आता है। क्योंकि सीखने के नियम अगर किसी ने सबसे पहले दिए थे ना, तो वो आपका थॉर्नडाइक ने दिए थे। 3 प्राथमिक नियम थे, कुछ गौण नियम थे। ये किससे रिलेटेड है? आपका थॉर्नडाइक से रिलेटेड है, जो ध्यान रखना। और वॉटसन तो वो व्यक्ति था, तुम मुझे बालक दो, मैं बालक को इंजीनियर, डॉक्टर, ऐसे कैसे बना दूंगा भाई। उन्होंने ये बात बोला था कि वातावरण के आधार पर, अब वातावरण में जैसे उद्दीपक होंगे, चोरी चोर लोग होंगे, तो बच्चा भी चोरों की तरह अनुक्रिया ही करेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर आप बात बिल्कुल बात सही है। हल ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया, वही पुनर्बलन का सिद्धांत प्रणोद न्यूनता, सबलीकरण या चालक प्रणोद। और हल ने कहा था कि इंसान के जीवन में जब आवश्यकता की पूर्ति नहीं, कमी हो जाए, तो ये कमी इंसान को तनाव पैदा करती है और इंसान घर से निकलकर कुछ करने के लिए क्या होता है? प्रेरित होता है। बिल्कुल बात सही है। यहाँ पर वॉटसन व्यवहारवाद के पिता हैं, यहाँ पर केएम कविता हैं, यहाँ पर गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। देखो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा ये कहीं ना कहीं आप लोगों की एक सामूहिक जिम्मेदारी है। केएम कविता हैं और भी जो लोग आ रहे हैं, मैं यकीन के साथ इतना तो कह सकता हूं कि आप ज्ञान गंगा में एक बार शामिल होइए और आप एक बार लेक्चर सेशन देखिए। देखिएगा कभी कभार जो हम देखते हैं वो पूरी हकीकत नहीं होती, कभी कभार जो देखते हैं वो हकीकत नहीं होती स्टारडम के चक्कर में। वो बात भी ठीक है, बट लेकिन गुणवत्ता अगर आप पे आप जाओगे तो ज्ञान गंगा में आपको बेहतर मिलेगा। और अगर बेहतर मिल रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने फ्रेंड सर्किल को एक बार कहिए, शामिल करिए। देखिए, शामिल करने का पर्पस केवल इतना रहता है कि एक उत्साह बना रहता है आप लोगों के प्रति। आप लोग आइए तो सही, इतने नवीनतम प्रश्न कराए हैं पिछले कुछ समय से। और रही बात बाइलिंगुअल की, वो भी हो जाएगा, कोई बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, लेकिन शामिल तो हुई लेट मत होइए। आप लोग डेली टाइम पर आइए, आप जो बोलेंगे, आपके जो बोलेंगे उसके अनुसार काम किया जाएगा, लेकिन आइए तो सही, शामिल तो होइए तो सही।
चलिएगा 13 नंबर पर आते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को फीडबैक प्राप्त हो। ठीक है, अगर मैं आपका आकलन करूं और आकलन इस प्रकार का हो कि आपको फीडबैक भी मिल जाए और टीचर को मिल जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, गलत बात है। आकलन तो लगातार चलता है, सतत होता है, अंत में बिल्कुल योगात्मक सही नहीं होता। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलना मूल्यांकन करना, तुलना मूल्यांकन नेगेटिव वर्ड है और आकलन में हम लोग तुलना वर्गीकरण नहीं करते, ध्यान रखना। अब आते हैं चौथे विकल्प पर, इसमें विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। बिल्कुल बात गलत है, यहां पर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर जो आकलन पूछा गया है वो आपका रचनात्मक टाइप का है। रचनात्मक को हम निर्माणात्मक के नाम से जानते हैं, ये नोट जरूर करिएगा, क्योंकि इसी को हम लोग फॉर्मेटिव बोलते हैं। फॉर्मेटिव कहिए या रचनात्मक कहिए या निर्माणात्मक कहिए या एसए आकलन का प्रकार जो आपका लगातार चलता है, ना प्रारंभ में ना अंत में, जीवन भर क्लास के अंदर और क्लास के बाहर, जहां पे हम अंक की बात नहीं करते, करके सीखने की बात करेंगे, यहां पर ध्यान रखना। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे आएंगे, यहां पर आ गया 14 नंबर का। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये वाला। आप देखना यहाँ पे बच्चे कुछ ना कुछ मिस्टेक करेंगे, हम आंसर नहीं बताएंगे, आप लोग अपने तरफ से करते हुए जाइएगा। हाँ, अभिक्रमित अनुदेशन, देखते हैं कितने लोग देते हैं सही आंसर इसका। 14 का देखो, पहले तो बी और सी हटा दो। अगर बच्चे ने यहां पर ए आंसर दिया है तो बिल्कुल और बिल्कुल सही है, बिल्कुल और बिल्कुल आपका ए राइट है। क्यों? ये देखो, ये क्या लिखा है, क्लासिकल। अरे भाई, क्लासिकल कंडीशनिंग जो है ना, उसको हम क्लासिकल यानी कि प्राचीन अनुबंधन के पिता तो पावलोव माने जाते हैं। पहली बात ये ध्यान रखना, क्लासिकल कंडीशनिंग कहिए या प्राचीन अनुबंधन जिसके पिता पावलोव। और क्वेश्चंस की डिमांड में है अभिक्रमित अनुदेशन। पहले तो ये समझ लीजिए अभिक्रमित अनुदेशन क्या है। देखो, स्किनर ने इतना तो मानते हो, सबसे पहले कहा था कि अगर आप सही काम करोगे तो सही काम करने पर, सही अनुक्रिया करने पर आपको तुरंत आपको पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, लेकिन पुनर्बलन बहुत ज्यादा नहीं दिया जाना चाहिए। ये बात आपकी स्किनर की आपको याद आएगी ना। तो सबसे पहले पुनर्बलन की अवधारणा और सही पुनर्बलन पर सही अनुक्रिया करने पर आपको मोटिवेशन दिया जाएगा। ये पुनर्बलन की बात और सही अनुक्रिया की बात सबसे पहले आपके स्किनर करते हैं, और स्किनर ने ही अभिक्रमित अनुदेशन विधि दिया था। याद करिए, अभिक्रमित अनुदेशन विधि में कुछ नहीं, अगर आपके सामने कोई समस्या आ गई, मान के चलिए ये लार्ज समस्या है, तो आप देखो किसी समस्या का समाधान हमारी लाइफ में भी आएगा, तो हम पूरी समस्या को छोटे छोटे भागों में बोलते हैं, अरे यार इतनी बड़ी समस्या है, इतने भाग को हल करो, इतने भाग को हल करो, ऐसे हल करो। तो स्किनर का अभिक्रमित अनुदेशन ये बोलता है कि किसी बड़ी समस्या को हम छोटे छोटे भागों में तोड़ लें। ये मैंने खंड कर लिए, और स्किनर ने कहा कि ये खंड क्या है, अंश है या भाग हैं, और इन अंश भाग के लिए उसने फ्रेम शब्द का इस्तेमाल करा। फ्रेम कहिए या खंड कहिए, छोटे छोटे भागों में किसी समस्या को तोड़कर एक प्रोग्राम तैयार करना, उसको हम अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से जानते हैं। और ये स्किनर का है, और इसने अपने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, और ऑपरेंट कंडीशनिंग का अर्थ होता है क्रिया प्रसूत में इस्तेमाल किया। क्रिया प्रसूति तो आपका सक्रिय अनुबंधन के नाम से जाना जाता है। सक्रिय अनुबंधन कह लीजिए या क्रिया प्रसूत कह लीजिए या ऑपरेंट कंडीशनिंग कह लीजिए। यहां पर आप चलिए, यहां पर अमित चौधरी हैं, यहां पर हाँ टारगेट एस्टेट है, यहां पर अमित चौधरी यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वें नंबर का यहां पर प्रश्न है, यहां पर क्या होने वाला है आंसर, सारे के सारे लोग राइट आंसर देंगे। देखते हैं,
चलिए 15 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, अभिप्रेरणा का नियम। यहां पर 4 विकल्प आपके सामने हैं और 4 विकल्प यहां पर राइट आंसर देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। अमित चौधरी बोल रहे हैं, महेंद्र भाई मेरा सीडीपी सबसे अच्छा है। ओके, अरे चलिए सारे के सारे लोग आंसर देंगे। पूजा मिश्रा हैं यहाँ पर, अमित चौधरी हैं। क्या आंसर होने वाला है यहाँ पर? इज राइट भाई। 15वें में क्या होने वाला है यहाँ पर? चलिए सारे के सारे लोग आंसर देंगे। देखो भाई, बीजमैन का नाम आपने सुन रखा होगा, बीजमैन का नाम सुने होंगे। जेनेटिक्स में एक बड़े विद्वान माने गए जिन्होंने जेनेटिक्स को ध्यान में रखते हुए कुछ सिद्धांत दिए थे। देखो, समानता का सिद्धांत तो साफ है कि बच्चे मम्मी पापा जैसे हैं। भिन्नता का अर्थ होता है कि बच्चे पूरी तरीके से भिन्न नहीं है लेकिन माँ बाप से कुछ भिन्न है। और प्रत्यागमन का अर्थ होता है बच्चे माँ बाप से बिल्कुल अपोजिट हैं। लेकिन जेनेटिक्स के नियम में ये 3 नियम हैं। लेकिन अभिप्रेरणा नहीं होता, ध्यान रखना। अभिप्रेरणा तो आपके मोटिवेशन से जुड़ा हुआ है, जेनेटिक्स के प्रिंसिपल से नहीं। तो यही हमारा आंसर है। और मोटिवेशन ध्यान रखना किस शब्द से आया है? मोटम शब्द से आया है, लैटिन भाषा के। और मोटम का अर्थ होता है गतिमान या चलायमान, ध्यान रखना, या चालक। बोलते हैं ना मोटिवेशन है तो एकदम से गर्मी आ गई आपके अंदर, एक वो आ गया, ड्राइव पैदा हो गया। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक आप सही कर ले होंगे। और एक बात और, स्किनर ने एक बात कही थी, याद करिएगा, स्किनर याद आ गए। स्किनर ने कहा भी था कि जो मोटिवेशन जो होता है ना, अभिप्रेरणा, सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। यहां पर बहुत अच्छा है भाई, बेस्ट। महेंद्र राजपूत हैं, अमित चौधरी। अरे यहाँ पर सारे के सारे बच्चे, ये जो डेफिनेशन बोला ना, आप मान के चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी आया था आपके एग्जाम में, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। स्किनर का मानना है कि जो अभिप्रेरणा है ना, सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अगर आपको कोई चीज सीखना है तो उसके लिए सबसे पहले भीतर से उत्सुकता, मोटिवेशन का होना मस्ट फंडामेंटल है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर आप सही कर पा रहे होगे। आगे बढ़ते हैं, 16वें नंबर के प्रश्न पर आएंगे। आगे बढ़ते हुए बच्चे थोड़ा सा सेशन को शेयर करते हुए चलिएगा। और मैं उम्मीद के अनुसार आपके साथ कहना चाहूंगा कि अगर आप यकीन में यहां पर सीखना चाहते हैं तो मैं आपसे इतना तो जरूर कहूंगा कि आप कहीं भी पढ़ लीजिए और सबसे बाद में यहाँ पर आ रहे हैं तो कुछ समय तो यहाँ पर व्यतीत करिए। अमिताभ बच्चन कहते भी हैं, कुछ दिन गुजरात में गुजारो तो सही। हम तो केवल इतना ही करेंगे, आप 3 से 4 यहाँ पर गुजारो तो सही। 1-2 दिन, 3, 4, 5 दिन, तो धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगेगी। ठीक है। हाँ, आपस में किसी को चर्चा मत करो, कोई कम ज्यादा नहीं होता, सब इस दुनिया में हम लोगों की तरह। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, हम लोग कभी कभार, आपकी और मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, पता नहीं हम लोग अपने आप को कभी कभार ब्रह्म समझने लगते हैं। ब्रह्म समझने का अर्थ है कि हम समझने लगे कि हम सर्वोपरि हैं, महादेव हैं। ऐसा नहीं है भाई। हम और आप जैसे लोग पता नहीं कितने हैं, किसी को कम नहीं समझना है ना। और अगर हम अपने आप को ही समझने लगे तो ये अहंकार वाली बात होगी। आप लर्निंग के प्रोसेस में हैं, चाहे वो आप हो चाहे हम हो। और लर्निंग यही कहती है कि समझदार परिपक्व व्यक्ति वही है जो जीवन भर सीखे, ना कि ये दिखाए कि भाई हम ही को ही सब कुछ आता है। ये नकारात्मक भाव है। नकारात्मक एटीट्यूड, सोच, अभिवृत्ति से बचिए दोस्तों। ठीक है, ये विनाश करती है। तो आप जैसे और हमारे जैसे बहुत हैं, तो लर्निंग करिए, ये मत देखिए। हाँ, ये बात सही है। हाँ, ये बात अमित चौधरी जी की बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हाँ, क्या आंसर आएगा? ना, ऐसा नहीं बोल रहा है। आपस में इस तरह की जिक्र मत करिए दोनों लोग। इसका आंसर कितने लोगों ने ए लगाया? कितने लोगों का ए आंसर आ रहा है? ए आया? ए आ रहा है?
ए आ रहा है, आया ए। चलिए देखिएगा, सामान्यता आप जानते ही हैं 46 गुणसूत्र हैं। पेयर कितने हुए? 23। अगर आप जेनेटिक्स में जाएंगे, बायोलॉजी में, तो जो हमारा 21वां पेयर है, ध्यान देखिएगा, हर पेयर में 2 होते हैं, लेकिन जब कोई फीमेल माता के 21वें पेयर में 2 तो रहेंगे, 2 के स्थान पर वहां पर 3 गुणसूत्र हो जाएं, तो 3 होने के कारण इसको त्रिगुणसूत्री के नाम से या अंग्रेजी में ट्राइसोमी के नाम से जानते हैं। ये एक बेहतर स्थिति नहीं है। ऐसी मां से जो संतान का जन्म होता है वो अनेक सिंड्रोम से युक्त है, और ऐसे बालकों में आपको डाउन सिंड्रोम या मानसिक बीमारी या सर बड़ा हुआ या बच्चे छोटे हुए प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। यहां पर लगा लीजिएगा, राइट आंसर आपके पास आ गया होगा। ठीक है, चलिए 17वें नंबर के प्रश्न पर आते हैं। यहां पर 17वें नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है? मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है संज्ञान, संवेग, संवेदना, चिंतन। आगे आएंगे यहां पर। सारे लोग बताएंगे प्लीज प्लीज प्लीज, क्या होने वाला है यहां पर? अरे भाई, मैकडूगल तो संवेग से जुड़े हुए हैं, तो क्यों नहीं हम लोग यहां पर बी राइट आंसर लगाएंगे। याद आ गया होगा। अब मैकडूगल के बारे में कुछ चीजें ध्यान रखना। इसकी एक किताब का नाम हम लोग कई बार देखे हैं, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ये किताब थी इनकी, एक फेमस किताब है। मैकडूगल के बारे में इसने चेतना की बहुत निंदा करी। कहता है चेतना वेतना क्या होती है जो दिखती ही नहीं। ये किसका पिता है? संवेग का। ये किसका पिता है? मूल प्रवृत्ति। कितनी होती है इंसानों में? 14। ठीक है, ध्यान में रखना है सारी की सारी बातें। और ये वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले एक वर्ड का इस्तेमाल करा, बिहेवियर, अपनी पुस्तक एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। व्यवहारवाद नहीं लिखा मैंने, व्यवहार शब्द लिखा है सबसे पहले इंट्रोड्यूस अगर किसी ने किया तो यहां पर विलियम मैकडूगल। और अगर आपसे कोई मूल प्रवृत्ति के बारे में पूछे क्या होती हैं, तो ध्यान में रखना, आप बताइए सामने वाले को हमारा जो संवेग उत्पन्न होने पर जब जो हम आचरण करेंगे, जो हम व्यवहार करेंगे, वो आपका मूल प्रवृत्ति कहलाएगा। जैसे जंगल में शेर आ गया तो शेर आने से रोंगटे खड़े हो जाएंगे, शरीर लाल पीला हरा पसीना आने लगेगा। तो ये संवेग उत्पन्न हुआ हमारे भीतर डर का, लेकिन डर आने पर, शेर आने पर वहीं पे खड़े रहोगे कि भागोगे? तो आप संवेग, डर उत्पन्न हुआ तो आप वहां से पलायन करोगे, भागोगे। जो आपका जो भागना है संवेग से, जो आपने आचरण व्यक्त किया, वो सभी लोगों के साथ है, सभी के भीतर है जन्मजात। वो उसका व्यवहार जो है वो चीज कहलाएगी आपकी मूल प्रवृत्तियां। उम्मीद है कि यहां तक आप बात को मेरी समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल बात सही है, 100%। अगर आपसे कोई पूछे तो बेसिक फंडामेंटल। और एक बात, सबसे पहले ये मूल प्रवृत्ति शब्द अगर किसी ने इस्तेमाल किया था तो ध्यान रखिएगा, विलियम जेम्स का नाम आप जरूर सुने होंगे। सबसे पहले विलियम जेम्स ने ही मूल प्रवृत्ति शब्द को इंट्रोड्यूस किया था। और विलियम जेम्स दोस्तों वो व्यक्ति हैं जो यूएस या अमेरिका के रहने वाले थे, और वर्तमान में अमेरिका के साथ साथ पूरे विश्व के मनोविज्ञान के पिता के रूप में वुंड के साथ साथ विलियम जेम्स का नाम आता है। उम्मीद है यहां तक आप बात को पकड़ पा रहे होंगे। तो विलियम जेम्स का नाम ध्यान रखिएगा। अमेरिका के मनोविज्ञान के पिता के साथ मनोविज्ञान के पिता, आधुनिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में विलियम जेम्स का नाम ध्यान में रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और इनकी किताब का नाम कमेंट करके बताइएगा। 1890 में इनकी कौन सी किताब आई थी? किसकी? विलियम जेम्स की।
जिसके चलते इनकी क्या बढ़ने लगी थी, ख्याति बढ़ने लगी थी, किस क्षेत्र में, मनोविज्ञान में। और उस किताब का नाम याद करिए, उस किताब का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। आई होप यहां पर आपको मेरी बात समझ पा रहे होंगे, यहां तक आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, यहां तक दिक्कत होने वाली नहीं है, समझ पा रहे हैं यहां तक। आइए यहां पर 18वें नंबर के प्रश्न पर आते हैं। 18वें नंबर का प्रश्न है, यहां पर क्या बोल रहा है, गिरोह, ये गैंग है, और गैंग 1-2 साल का बच्चा नहीं बनाता। जब बच्चे स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं, 5-6 वर्ष के, 6-7, 8, 9, 10 वर्ष के बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं ना, जब बच्चा शैशव रहता है तब गैंग नहीं होते, बाल्यावस्था में बच्चे गैंग बनाने लगते हैं। और उत्तर बाल्यावस्था में ज्यादातर 7, 8, 9, 10 वर्ष की आयु में बच्चे नए नए दोस्त बनाते हैं, उठना बैठना होता है, गैंग एज। तो 16 से 9 नहीं है, 3 से 6 नहीं है, 8 से 10 वर्ष आप मान के चलिएगा बिल्कुल, क्योंकि ये बाल्यावस्था का सटीक समय है आपका। ये तो 3 से 6 पूर्व बाल्यकाल है, जबकि जो सटीक बालकाल समय जो माना जाएगा आपका सी वाला विकल्प। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही आंसर लगा पा रहे होंगे। तो दोस्तों नहीं मिश्रा जी 3 से 6 मत लगाना, गैंग जो होते हैं 3 से 6 अगर ध्यान से देखोगे तो 3-4 वर्ष के बच्चे इतने अभी एक्टिव नहीं हुए कि वो सबके साथ सक्रिय गैंग बना ले, मित्र मंडली चौकटी कर लें। ये तो स्पेशली 3 से 6 पूर्व बालकाल की विशेषता नहीं है, 6 से 10 वर्ष की विशेषता उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था है। ये 6 से 10-11 वर्ष का जो बाल्यावस्था का पीक समय है, ये चाइल्डहुड में आप लोगों का गैंग एज के नाम से जाना जाएगा। ध्यान में रखिएगा, जो 16 से 9 में तो गैंग इतने सक्रिय हो जाएंगे आपके दोस्त यारी के, बोल तेरे लिए क्या करना है, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, खुदा तेरे वास्ते कुछ भी कर जाएंगे, होता है ना, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बोल तेरे वास्ते क्या करना है, बोल तेरे किससे झगड़ा हुआ है, अभी चलते हैं, लेके चलते हैं, कोई बात है बता। यहाँ पर मामला गंभीर होता है, ये नहीं आपका जो पूछा गया है वो आपका जो। इसी के साथ आज के सेशन को, अब आप लोग कुछ भी चाहते हैं तो आप प्लीज प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त करिएगा कि आप किस प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं, कैसा कमेंट चाहते हैं, मैं आप लोगों की बात कंसिडर करूंगा। तो आपकी बात कंसिडर करेंगे आप लोगों की, कुछ भी दिक्कत हो